हेलो नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम टू अवलोकन आईएएस। मेरा नाम सुदर्शन मिश्रा है और अभी हम कर रहे हैं पीटी 365 में इकोनॉमी का सीरीज। और हम लास्ट में वी ट्रिपल आर पढ़े थे। ठीक है। इस लेक्चर में हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब आगे बढ़ते हैं रिवाइज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स। इसमें जानेंगे कि ये क्या है, आरबीआई की न्यूज में क्यों है। आर ठीक है, आरबीआई ने इसके रिगार्डिंग क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, क्या कोई नया फैसला लिया है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के फ्रेमवर्क में सिग्निफिकेंट चेंज इंट्रोड्यूस किया। ठीक, ये चेंज जो है स्पेशली उन इकोनॉमिकली वीकर डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया गया करते हैं जहां पे पर कैपिटल लोन साइज बहुत कम है। आरबीआई का गोल इसके रिगार्डिंग क्लियर है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को उनको बूस्ट करना है और ये भी इंश्योर करना है उनको कि बैंकिंग रिसोर्सेज जो है कंट्री के हर कॉर्नर तक बराबर इक्विटेबली पहुंचे। ठीक है, तो नए गाइडलाइंस का पॉइंट बाय पॉइंट डिटेल्ड एनालिसिस देख लेते हैं क्या है। तो पहला तो है टीयर्ड इंसेंटिव फ्रेमवर्क किया है इसमें। ठीक है, तीन टीयर्स में डिवाइड कर दिया, टीयर वन सिटी, टीयर टू सिटी, टीयर थ्री। टीयर वन में ऐसे एरियाज हैं जहां पर कैपिटा लोन जो मिलता है उनको लेस देन 9,000 पर्सन है। ठीक है, तो ऐसे एरियाज में आरबीआई ने जो है वो और ज्यादा उनको वेटेज दिया है, 125% का लमसम वेटेज दिया है। इसके तहत क्या होगा कि इस पीएसएल में के तहत दिए गए लोन, इन एरियाज में पीएसएल के तहत जो लोन दिए जाएंगे, ठीक है, उसकी 125% उनको बैंक्स को एनहांस्ड वेटेज मिलेगी। मतलब कि ये कि बैंक्स को मोटिवेशन मिलेगा कि नेग्लेक्टेड एरियाज में और ज्यादा वो लेंडिंग बढ़ाएं। अगर वो 100 रुपए का लोन देंगे तो बैंक्स को 125 रुपए का क्रेडिट मिलेगा प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट मीट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा जो टीयर है वो ओवर सर्व डिस्ट्रिक्ट्स का है। इसमें 90% वेटेज मिलेगा। ठीक है, इन एफ्लुएंट डिस्ट्रिक्ट्स में पर कैपिटल लोन ऑलरेडी 42,000 रुपए से ज्यादा है, तो यहाँ पीएसएल लोन्स की जो वेटेज है इसको रिड्यूस करके 90% कर दिया गया है। और इससे बैंक्स को इनडायरेक्टली सिग्नल मिल रहा है कि वो अपनी लेंडिंग एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई और ज्यादा करें और किसी एक रीजन पे कंसंट्रेट करके मत रखें। ठीक है, फिर तीसरा जो है टीयर वो है मॉडरेट डिस्ट्रिक्ट्स का। इसमें 100% वेटेज की बात की गई है। इसमें वो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं जो दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में आते हैं, उनमें स्टैंडर्ड वेटेज 100% का कंटिन्यू रहेगा। ठीक, और ये बेसलाइन मेंटेन करने से क्या होगा कि रीजनल डेवलपमेंट बैलेंस्ड रहेगा, हर जगह बराबर बराबर डेवलपमेंट रहेगी। ठीक है, और ऐसा भी नहीं होगा किसी एक एरिया में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट, किसी एक एरिया में बहुत कम डेवलपमेंट। ठीक, फिर अब एमएसएमई लोन्स के लिए क्या होगा, देखो एमएसएमई सेक्टर के लिए रिवॉल्यूशनरी स्टेप है, क्योंकि अब एमएसएमई सेक्टर को मिलने वाले सारे बैंक लोन्स जो है ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिए जाएंगे। ठीक, और ये प्रोविजन जो है पर्टिकुलरली गेम चेंजिंग इसलिए है क्योंकि देखो एक तो एमएसएमई इंडिया की इकोनॉमिक बैकबोन है। ठीक, देश की जो जीडीपी में अप्रोक्सीमेटली 30% को कंट्रीब्यूट करते हैं एमएसएमईज। एमएसएमईज क्या, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, इनका क्लासिफिकेशन कौन सी कंपनी को माइक्रो में क्लासिफाई करा जाएगा, किसको स्मॉल में, किसको मीडियम में। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन एक बार देख लेना आप लोग ध्यान से। ठीक है, वो जरूरी है क्योंकि उसमें से उससे भी स्टेटमेंट वाइज में सवाल बन करके आ जाएंगे, तो फिर वो लो हैंगिंग फ्रूट है उसको मिस नहीं करना चाहिए आप लोग को। ठीक, फिर दूसरा है कि देखो ये जो एमएसएमई सेक्टर है ये भारत में कम से कम 11 करोड़ से ज्यादा, मतलब कम से कम 11 करोड़ लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उससे ज्यादा तक ही जहां तक देते हैं। ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, ये तो ये इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फिर ट्रेडिशनल बैंकिंग सेटअप में जो है एमएसएमई को ज्यादातर अधिक क्रेडिट नहीं मिल पाता है, और ये जो चेंज रहेगा ये इंश्योर करेगा कि एमएसएमई को कंसिस्टेंट और अफोर्डेबल क्रेडिट मिलता रहे, जिससे उनका ग्रोथ भी एक्सलेट होगा। ठीक, अब इसके इम्प्लीमेंटेशन और टाइमलाइन और मॉनिटरिंग का देख लें क्या आता है। ठीक है, देखो ये जो नए गाइडलाइंस है फाइनेंशियल ईयर 2025 से इफेक्टिव होंगे, यानी अप्रैल 1 2025 से इफेक्टिव होंगे। और आरबीआई एक रोबस्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म डेवलप कर रहा है जिससे डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रेडिट फ्लो रेगुलरली ट्रैक हो सके। ठीक, और बैंक्स को क्वार्टरली बेसिस पर अपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग परफॉर्मेंस की रिपोर्टिंग भी करनी होगी, और नॉन कंप्लायंस के केस का में पेनल्टीज का प्रोविजन रहेगा। ठीक है, ताकि कि नॉन कंप्लायंस का केसेस कम से कम हो और बैंक्स ज्यादा से ज्यादा अंडर सर्व्ड एरियाज में भी लोन्स दें। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है क्या एक बार देख लेते हैं, थोड़ा ब्रॉड ओवरव्यू देख लेंगे इसका, डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें अभी। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो प्री इंडिपेंडेंस एरा से है। ठीक, कॉलोनियल बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट सिर्फ एलिट सेक्शन को ही अवेलेबल था, तो उस समय एलिट सेक्शन थे प्रायोरिटी सेक्टर में। ठीक,
फिर उसके बाद फिर 1969 में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक के बाद और गार्डगिल स्टडी की गई थी। गार्डगिल कमेटी के अंदर मतलब स्टडी की गई थी कि और उनके ग्रुप ने रिकमेंड किया था कि बैंकिंग को और ज्यादा इंक्लूसिव बनाना चाहिए अगर हमारे देश को डेवलप होना है तो। ठीक है, तो 1972 में प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग का कॉन्सेप्ट जो है फॉर्मली इंट्रोड्यूस हुआ नेशनल इकोनॉमिक एजेंडा में। ठीक, उसके बाद में फिर 1982 में घोष कमेटी एक आई, उसने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स और कैटेगरीज को और ज्यादा फर्दर रिफाइन किया है। और 2015 में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग फ्रेमवर्क में मेजर ओवरहॉल हुआ जिसमें और ज्यादा नई कैटेगरीज ऐड हुई थी। ठीक, और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो कोर फिलोसफी है, इसमें फंडामेंटल इनका ये प्रिंसिपल है कि क्रेडिट एज अ टूल फॉर सोशल जस्टिस, मतलब कि ये इंश्योर करना है कि बैंकिंग रिसोर्सेज जो हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, रूरल और सेमी अर्बन एरियाज, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स और फार्मर्स, वुमेन और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, अंडर डेवलप्ड रीजन्स और सेक्टर्स में भी पहुंचे। ठीक है, और एक बार ये करंट टारगेट्स देख लेते हैं पीएसएल के। तो कैटेगरीज अंडर पीएसएल में एग्रीकल्चर का होता है, एमएसएमई का होता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और बाकी और बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। ठीक, और एक बार करंट पीएसएल टारगेट्स देख लेते हैं। ठीक है, देखो बैंक्स को कुल लेंडिंग का मिनिमम 40% प्रायोरिटी सेक्टर में करना होता है, जिसमें ये सेक्टर्स मतलब जिसमें एग्रीकल्चर इंक्लूडेड है। एग्रीकल्चर को 18% मिनिमम, 40% का 18% मिनिमम एग्रीकल्चर को जाना चाहिए। ठीक, उसके बाद में फिर माइक्रो एंटरप्राइजेस मिनिमम 7.5% उसमें होना चाहिए। फिर वीकर सेक्शन में मिनिमम 10% की टोटल लैंडिंग होनी चाहिए। और बाकी कैटेगरीज में फिर इसके बाद जो होता है वो बाकी कैटेगरी जैसे एजुकेशन हुआ, हाउसिंग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस वगैरह, कोई रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको देना चाहिए बैंक्स को। ठीक है, उतना उनका 40% का मीट हो क्राइटेरिया। ठीक, और पीएसएल सर्टिफिकेट्स के बारे में देख लेते हैं। देखो पीएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है कि एक मार्केट बेस्ड सोल्यूशन है ये, जो बैंक्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो कैसे काम करे। ठीक है, अगर कोई बैंक जैसे अपना पीएसएल टारगेट एक्सीड कर देता है तो वो सरप्लस अमाउंट के अगेंस्ट सर्टिफिकेट्स इशू कर सकता है और जो दूसरे बैंक्स खरीद सकते हैं। इसकी पीएसएल सर्टिफिकेट्स की 4 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है एग्रीकल्चर का, फिर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का, फिर माइक्रो एंटरप्राइज का, और एक जनरल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, जैसे कुछ बैंक्स होते हैं जिनके पास जोग्राफिकल कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। ठीक, तो वो कुछ सर्टेन सेक्टर्स में डायरेक्ट लेंडिंग नहीं कर पाते, तो वो क्या करते हैं, वो पीएसएलसी खरीद करके अपना टारगेट मीट कर सकते हैं। अच्छा, और मार्केट डायनेमिक्स भी है इनकी। पीएसएलसी सर्टिफिकेट की जो है वो ट्रेडिंग भी होती है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक, और उसके बाद फिर इसके कुछ रेट्स भी अलग अलग होते हैं, प्रीमियम रेट्स भी होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट के हाईएस्ट रेट होते हैं, वो प्रीमियम पर ट्रेड होता है। ठीक है, तो ये है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में। ठीक, अब इसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट, मीबोर। ठीक है, ये क्या है और इसमें क्या रिफॉर्म्स है और क्या ये न्यूज में है। तो ग्लोबल कंटेक्स्ट में मीबोर का ट्रांजेक्शन का एक बार देख लेते हैं क्या है। आरबीआई सिर्फ पीएसएल नॉर्म्स ही नहीं लेकर के आई है, बल्कि मीबोर जो मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट की कैलकुलेशन का मेथडोलॉजी में भी सिग्निफिकेंट चेंज ला रहा है। ठीक है, लिबोर से इसका ट्रांजिशन के बारे में देख लेते हैं। 2021 में ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम लिबोर से ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, और मैनिपुलेशन स्कैंडल्स के बाद लिबोर की क्रेडिबिलिटी भी डैमेज हुई है, इसलिए उसके बाद से ट्रांजिशन लेना जरूरी हो गया था। ठीक, तो न्यू एक तरह से न्यू बेंचमार्क है। आरबीआई जो है मनी मार्केट के बेंचमार्क की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है, जो ज्यादा रोबस्ट और मैनिपुलेशन प्रूफ होगा। यानी मीबोर और ज्यादा रोबस्ट होगा। और ये बेंचमार्क मीबोर जो है बेंचमार्क रेट है जिस पर बैंक्स एक दूसरे को ओवरनाइट लोन्स दे सकते हैं। ठीक, और ये जो रेट है वो डेरिवेटिव्स की प्राइसिंग, कॉर्पोरेट लोन्स और बहुत तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी ये रेफरेंस पॉइंट होगा। और फाइनेंशियल बेंचमार्क्स एक बार ये एफबीआईएल का देख लेते हैं, फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, एफबीआईएल इस ट्रांजिशन में सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है। एफबीआईएल की जो जेनेसिस है, मतलब जो स्टैब्लिशमेंट है, वो 2014 में कंपनीज एक्ट के तहत वो इनकॉर्पोरेट हुआ था। और इसका जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है वो 3 इंस्टीट्यूशंस जॉइंटली इसको ओन करती हैं। वो 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, फिममडा, FIMMDA, इसका फुल फॉर्म है फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन। दूसरी इंस्टीट्यूशन जो इसको जॉइंटली ओन करती है वो फीडाई, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन।
ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो तीसरी है आईबीए, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, ठीक है। ये तीनों इंस्टीट्यूशंस इसको ज्वाइंटली ओन करती हैं, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका जो प्राइमरी मैंडेट रहेगा, वो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए क्रेडिबल, ट्रांसपेरेंट और रिलायबल बेंचमार्क्स को डेवलप करना, ठीक है। इसका रेगुलेटरी ओवरसाइट जो है वो डायरेक्ट आरबीआई के रेगुलेशन के अंडर फंक्शन करता है, और इसकी जो करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो इंडियन रुपी बेंचमार्क्स, रेफरेंस रेट, यील्ड कर्व्स, मी4 और अदर क्रिटिकल फाइनेंशियल बेंचमार्क्स का एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, ठीक है। ये इसकी करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी है। इसके बाद में फिर ये अल्टरनेटिव्स टू लंदन बैंक इंटर लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट लिबोर का देख लेते हैं, ठीक है। इसका इमरजेंस का, तो आरबीआई ने मल्टीपल अल्टरनेटिव्स रेट डेवलप किए हुए हैं ताकि ग्लोबल ट्रांजैक्शन में लिबोर का डिपेंडेंस कम हो, ठीक। उसके लिए आरबीआई ने सोफार को भी देखा एक बार, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंस रेट, ये यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज पे बेस्ड है। फिर मी4 भी है। फिर मुंबई, उसका फॉर्म है मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड ऑफर्ड रेट, ये इंडिया इंडिया का इंडिजिनस बेंचमार्क है ये, ठीक है। फिर शिबोर है, शंघाई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ये चाइना का इंटरबैंक मार्केट बेंचमार्क है। फिर टीबोर भी है, टोक्यो इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ये जापान का लेंडिंग बेंचमार्क है, ठीक है, लेंडिंग रेट बेंचमार्क, ठीक। तो ये इस अल्टरनेटिव्स हैं लिबोर के, ठीक। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर। ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार को फाइनेंशियल 24 के लिए अब तक का सबसे बड़ा यानी 2.11 लाख करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर मंजूर किया है, जो पिछले साल से 86,416 करोड़ से दोगुना से भी अधिक है, ठीक है। लास्ट ईयर जो उन्होंने ट्रांसफर किया था वो 86,416 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे, तो इस साल 2,11,000 करोड़ ट्रांसफर करने की बात की है। अब आरबीआई के सरप्लसेस की बात कर लेते हैं। तो आरबीआई एक्ट के आरबीआई का जो कुल एक्सपेंस होता है उसका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, उसके इंटरेस्ट के जो अर्निंग का लगभग 1/7 हिस्सा है, जिसे उससे ही सरप्लस जनरेट होता है, ठीक। वही सरप्लस होता है आरबीआई का। और आरबीआई एक्ट की 1934 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग आरबीआई को अपने मुनाफे को सेंटर को ट्रांसफर करना होता है। ये मालेगाम कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद, ये मालेगाम कमेटी जो थी 2013 की है, उनके रिकमेंडेशंस के बाद का ये जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने माना, उसके रिकमेंडेशन के बाद ये चीज चालू हुआ, ठीक है। और सरप्लस ट्रांसफर में मतलब ये ग्रोथ हुई थी उनके रिकमेंडेशंस के बाद। फिर बिमल जलान की जो कमेटी है उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग सरप्लस ट्रांसफर कुछ चीजों पे निर्भर करता है, ठीक है। वो चीजें हैं जैसे बैलेंस शीट के 5.5 और 6.5% के बीच बनाए रखा जाता है। फिर इसकी जो एक्स्ट्रा एक्सेस है, ठीक है, सरप्लस है, वो सरकार को ट्रांसफर किया जाता है। फिर दूसरा इकोनॉमिक कैपिटल सीजीआरए, ये बैलेंस शीट के 20.8% और 25.4% के बीच रखा जाता है, ठीक है। और जो बाकी बचा सरप्लस होता है वो सरकार को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक। अब एक बार देख लेते हैं आरबीआई की एक्सपेंडिचर और आरबीआई की इनकम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई के इनकम की, ठीक है। तो आरबीआई की जो इनकम है काफी डाइवर्सिफाइड सोर्सेज से आती है। इसका एक प्रोमिनेंट हिस्सा जो है वो, सॉरी, प्रोमिनेंट सोर्स जो है इनकम का, वो इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन रुपी सिक्योरिटीज। ये वही सिक्योरिटीज होती हैं जो आरबीआई के पास गवर्नमेंट के बॉन्ड्स के रूप में होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई को इनकम होती है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से, एलएएफ से, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ से, ठीक है। ये दोनों टूल्स होते हैं जो बैंक्स को शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी देने के लिए यूज किए जाते हैं। जब बैंक्स इन फैसिलिटीज का यूज करती है तो आरबीआई उन पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है, और वही इनकम बन जाता है आरबीआई का। फिर इसके बाद फिर आरबीआई जो लोन्स और एडवांसेस भी देता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को, बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, और कभी कभी खुद अपने एम्प्लॉयज को भी, ठीक है। इन सब पे भी आरबीआई को इंटरेस्ट मिलता है, और ये एक और इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग सोर्स ऑफ इनकम है उनका, ठीक है। इसके अलावा भी एक और है, फॉरेन करेंसी एसेट्स, ठीक है, वहां से भी इंटरेस्ट आता है आरबीआई को। ये आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं जो आरबीआई फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, और वहां से मिलने वाली इनकम वो भी उसका एक पार्ट होती है, ठीक है।
अब तो कमाई हो गई, अब खर्चे की बात कर लेते हैं, एक्सपेंडिचर की। तो आरबीआई का जो मेजर एक्सपेंडिचर होता है रिस्क प्रोविजंस में होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आरबीआई अपनी अर्निंग्स का एक बड़ा हिस्सा कंटिजेंसी और एसेट डेवलपमेंट फंड्स में डाल देता है। ठीक है, कंटिजेंसी फंड्स क्या होते हैं, ये अनएक्सपेक्टेड या अनफोर्सिन रिस्क के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे सिक्योरिटी वैल्यू का गिरना हो गया, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी के कुछ चेंजेस हो गए, या किसी और मार्केट बेस्ड लॉस का रिस्क। ठीक है, वहीं एसेट डेवलपमेंट फंड्स जो होते हैं उनका यूज होता है आरबीआई के सब्सिडियरीज में इन्वेस्टमेंट के लिए, ये या इंटरनल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। ठीक है, आरबीआई का कुछ खर्चा जो होता है प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, एजेंसी चार्जेस और एम्प्लॉय सैलरीज में भी होता है, तो ये भी एक एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक, तो एक बार फिर अब हम दूसरा इमेज देख लेते हैं, ये ट्रेंड्स ऑफ आरबीआई पे आउट। ठीक है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए जाने वाले जो डिविडेंड या सरप्लस का पैटर्न क्या है फाइनेंशियल ईयर 16 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 तक। ठीक, तो ग्राफ से एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि आरबीआई का जो पे आउट स्टेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ से देखो फाइनेंशियल 16 में थोड़ा बढ़ा, फिर 17 में फिर कम हुआ, फिर 18 में फिर बढ़ा, फिर 19 में बहुत ज्यादा ही बढ़ गया, फिर 20 में फिर कम हुआ। ठीक है, उसके बाद में फिर उसके बाद फिर ऊपर उसके बाद थोड़ा और हल्का सा ऊपर चढ़ा फाइनेंशियल 21 में, फिर 22 में एकदम गिर गया वो काफी नीचे। 22 में अराउंड 50,000 से 1 लाख करोड़ के बीच के रहा। ठीक है, फिर 23 में दैट वाज अराउंड 1 लाख करोड़। ठीक है, फिर 24 में ये एकदम 2.11 लाख करोड़ पे पहुंच गया। ठीक है, तो जो कि काफी रिकॉर्ड हाई, तो यानी अभी तक का हाईएस्ट जो पैसा दिया है आरबीआई ने वो 2024 में दिया है। तो ये जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है ट्रेंड के फॉर्म में दे सकते हैं कि जैसे आरबीआई हर साल ट्रेंड में ऐसे दे सकता है कि जो आरबीआई का जो पे आउट है सेंटर को हर साल कंसिस्टेंटली इंक्रीज ही हुआ है। ठीक है, तो कंसिस्टेंटली इंक्रीज नहीं, कंसिस्टेंटली शब्द में अगर आपको दिखे तो वहां पे आपको अपनी आई साइड थोड़ी वो कर लेना है, टाइट कर लेना है, कंसिस्टेंटली लिखा है तो गलत होगा। ठीक है, कंसिस्टेंटली, और वैसे हुआ भी नहीं कंसिस्टेंटली, इंक्रीज हुआ है, फिर डिक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज हुआ है, फिर और ज्यादा इंक्रीज हुआ है, फिर डिक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज हुआ है, फिर डिक्रीज हुआ है, फिर इंक्रीज हुआ है, ऐसे करके। ठीक है, तो कंसिस्टेंटली इंक्रीज नहीं हुआ है। अगर मान लो ऐसे दे दे कि पिछले डिकेड में इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, देयर हैज बीन नो क्या कहते हैं कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअस इंक्रीज और कंटिन्यूअस डिक्रीज, तो उसको सही मान के चलना है अपने को। ठीक है, उस स्टेटमेंट को। तो ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन है तो इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये ध्यान रखिए, ट्रेंड आपको याद रखना है। मतलब ऐसे कितना पैसा दिया ये याद नहीं रखना है, लेकिन ये ट्रेंड याद रखना है कि हाँ कंटिन्यूअस इंक्रीज कंटिन्यूअस डिक्रीज नहीं रहा है, बीच बीच में उसमें वो आए हैं, डिफरेंसेस आए हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, वेज एंड मीन्स एडवांसेस स्कीम। ठीक है, ये क्या है, तो हाल ही में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो स्टेट्स हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी यूनियन टेरिटरीज, उनके वेज एंड मीन्स एडवांसेस की जो सीमा है वो 47,010 करोड़ से बढ़ा करके 60,118 करोड़ रुपए कर दिया है। ठीक है, तो ये जो स्टेप है वो राज्यों को उनकी तत्कालिक जो आर्थिक उनका जरूरत होंगी, जो भी उनकी इकोनॉमिक नीड्स हैं, उनको पूरा करने में काफी हेल्प करेगा। ठीक है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस जो है दरअसल आरबीआई द्वारा राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों को दी जाने वाली एक टेम्पररी सहायता होती है, जो उनके कैश फ्लोज में मतलब आने वाले मिसमैचेस के लिए या फिर किसी तरह का असमंजसता होती है, मतलब जैसे मैच नहीं कर रहा होता उनका बैलेंस शीट वगैरह, तो ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए दिया जाता है। ये सुविधा जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उपलब्ध होता है। ठीक है, आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पैसा देता है इन केस उनका भी नहीं मैच कर रहा, मिसमैच हो रहा हो तो। ठीक है, वेज एंड मीट एडवांसेस दो डब्ल्यू एम ए दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्मल डब्ल्यू एम ए और फिर दूसरा होता है एक स्पेशल डब्ल्यू एम ए। ठीक है, जैसे अब स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी के नाम से जाना जाता है, तो पहले एक स्टेट को स्पेशल डब्ल्यू एम ए प्रोवाइड किया जाता है और उसके खत्म होने के बाद उसे नॉर्मल डब्ल्यू एम ए मिलता है। ठीक है, तो याद रखना है पहले क्या मिलता है बाद में क्या मिलता है। ठीक है, पहले स्पेशल मिलेगा फिर बाद में नॉर्मल मिलेगा। अगर मान लो जम्बल्ड सेंटेंस के फॉर्म फॉर्म में दे देगा, ठीक है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस का, कि पहले हो सकता है वो दे देगा नॉर्मल उसके बाद फिर स्पेशल, तो ज्यादातर जनता यही सोच के कंफ्यूज हो सकती है कि अरे हाँ यार स्पेशल तो बाद, पहले तो नॉर्मल ही मिलेगा फिर बाद में स्पेशल मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ आरबीआई केस में उल्टा है, पहले उसको स्टेट को स्पेशल मिलेगा फिर नॉर्मल मिलेगा। ठीक है, उसके और स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांसेस का इंटरेस्ट रेट लोअर होता है नॉर्मल से, नॉर्मल का ज्यादा होता है, नाम पे नहीं जाना है इस केस में। ठीक है, ये चीजें आपको कंट्रास्टिंग, ये वाली चीजें आपको दिमाग में बैठा के रखनी है।
ठीक है। नॉर्मल इसका मतलब ये नहीं कि उसका इंटरेस्ट रेट लोअर होगा, नॉर्मल मतलब इंटरेस्ट रेट हाई, और स्पेशल मतलब इंटरेस्ट रेट लो। और पहले स्पेशल मिलेगा, बाद में नॉर्मल मिलेगा। समझ गए ना? 2-3 बार रिपीट कर दिया मैंने इसको, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। ठीक है। इन दोनों पर लगने वाले इंटरेस्ट रेट जो है रेपो रेट से जुड़े होते हैं, मतलब नॉर्मल पे भी और स्पेशल पे भी जो इंटरेस्ट रेट लगना है उसका रेपो रेट के हिसाब से होता है। मान लो रेपो रेट बढ़ेगा तो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा और ज्यादा हो जाएगा, स्पेशल वाले का भी बढ़ जाएगा। ठीक है। रेपो रेट कम होगा तो उसका फिर नॉर्मल का भी कम होगा, स्पेशल का भी कम हो जाएगा। ठीक है। डब्ल्यूएमए के अलावा जो होता है एसडीएफ यानी स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी राज्यों को द्वारा उपयोग किए जाने वाले एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है। ये सभी जो है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत में गवर्न होते हैं। इसके बाद में, हाँ, डब्ल्यूएमए के ये तो बता दिया मैंने। फिर स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी जो है स्टेट्स जो है वो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड या गारंटी रिडेम्पशन फंड या ऑक्शन ट्रेजरी बिल जैसे कोलेट्रल के अगेंस्ट अवेल करते हैं। सीएसएफ या मतलब कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड और जीआरएफ यानी गारंटी रिडेम्पशन फंड्स, ये रिजर्व फंड्स होते हैं। ठीक है। जिनको कुछ स्टेट्स आरबीआई के पास मेंटेन करके रख सकते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी तब दी जाती है जब किसी राज्य को दी गई इकोनॉमिक हेल्प उसके एसडीएफ और डब्ल्यूएमए की लिमिट से अधिक हो जाती हो। ठीक है। जैसा नाम है ओवरड्राफ्ट, मतलब ज्यादा देने के की बात कर रहा है। ये नाम पे जाता है, डब्ल्यूएमए वाला नहीं जाता नाम पे। ठीक है। तो ठीक है। तो आमतौर पे राज्य सरकारें, जो इस राज्य सरकारें हुई या यूनियन टेरिटरीज हुई, उनको 14 लगातार दिनों तक ओवरड्राफ्ट का उपयोग करने दिया जाता है। और ये दिन जो है ये आरबीआई के द्वारा इसमें रिलैक्सेशन भी दे सकता है आरबीआई। ठीक है। मतलब उस छूट के देने का पावर आरबीआई के पास है कि 14 दिन से ज्यादा देना है कि नहीं देना है। ठीक है। तो ये स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बीच का डिफरेंस हो गया। इसके बाद हम आते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो पे। ठीक है। सीडी रेशियो को कहते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के हाई सीडी रेशियो पर चिंता जताई हुई है और उन्हें इनसे कम करने को कहा गया है। ठीक है। सीडी रेशियो क्या है? तो सीडी रेशियो एक ऐसा इकोनॉमिक मेट्रिक है जो दिखाता है कि एक बैंक ने अपनी कुल डिपॉजिट की तुलना में कितने प्रतिशत लोन दिए हैं। ठीक है। ये दिखाता है कि बैंक अपने प्राप्त किए मतलब जितना भी उनको डिपॉजिट्स मिला है, जितना भी डिपॉजिट हुआ है उनके ब्रांच में, तो उसमें से कितना लोन दिया है। ठीक है। हाई सीडी रेशियो ये दिखाता है कि बैंक के ज्यादातर संसाधन लोन में चले गए हैं। और मतलब और ये जो है इकोनॉमी की डेवलपमेंट को और प्रोत्साहित भी कर सकता है, लेकिन साथ ही में इसमें हाई रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। क्या पता अगर मान लो जिसको लोन दिए हैं वो उसमें डिफॉल्ट कर जाए तो पैसे ना दे तो फिर वो पैसा तो डूबेगा, पैसा डूबेगा, साथ साथ में इकोनॉमी को भी डुबाएगा। ठीक है। सिर्फ पैसा नहीं डूबता, इकोनॉमी को भी हैम्पर होती है उससे बहुत, अगर बैंक को वापस पैसा नहीं मिलता है तो। ठीक है। हाईएस्ट क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है वो ये दिखाता है कि बैंक अ, ने बहुत ज्यादा ही लोन दिया, बहुत ज्यादा लोन। ठीक है। तो ये थोड़ा चिंता का विषय भी होता है। तो आरबीआई की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है उसके अनुसार दिसंबर 2023 में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है वो 78.8% है। 2005 के बाद ये हाईएस्ट है। ठीक है। और उसके बाद में 75 से अधिक क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो वाले बैंकों में से 75% से अधिक प्राइवेट सेक्टर वाले, मतलब वो ज्यादातर जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जिनका हाई है वो प्राइवेट बैंक है। ठीक है। और हाई क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में के कुछ मेन रीजंस भी होते हैं। वो रीजंस देख लेते हैं क्या क्या हाई रीजंस, क्या क्या रीजंस हैं कि जिससे क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो हाई हो जाता है। सबसे पहला है हाई क्रेडिट ग्रोथ। ठीक है। मतलब बढ़ता रिटेल क्रेडिट और जो इकोनॉमी जो बिजनेसेस हैं, ठीक है, या फिर एमएसएमईज को दिए जाने वाले लोन में काफी ज्यादा ग्रोथ होती है तो इसलिए हाई क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो हो जाता है, हाई सीडी रेशियो हो जाता है। फिर स्लोअर डिपॉजिट ग्रोथ, मतलब अगर कस्टमर्स जो हैं वो सेव कम कर रहे हैं और इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं और अपनी वो जितनी पूंजी है, जितना भी उनके पास पैसा है वो शेयर मार्केट बॉन्ड्स वगैरह में ज्यादा लगा रहे हैं, जिससे डिपॉजिट की जो ग्रोथ है वो धीमी हो गई है। तो इस वजह से भी हाई सीडी रेशियो होता है। ठीक। फिर इम्पैक्ट क्या होता है हाई सीडी रेशियो का बैंक पे? तो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होते हैं उन पर प्रेशर पड़ता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होते हैं कि वो बैंक की अर्निंग एसेट्स जैसे उनके इन्वेस्टमेंट्स हुए, सिक्योरिटीज हुई, मतलब हिंदी में इसको प्रतिभूतियां कहते हैं। ठीक है।
और लोन्स हुए वगैरह, इन सब पे रिटर्न्स का एक पैरामीटर होता है एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ठीक। फिर लिक्विडिटी रिस्क भी होता है इसमें। बैंक्स अपने पेमेंट ऑब्लिगेशंस को समय पर पूरा करने में असमर्थ हो सकते हैं। ठीक है। हमारा क्योंकि ज्यादा पैसा उन्होंने लोन में ही घुमा दिया है। अब मान लो कोई जिसने बैंक में डिपॉजिट करा है अपना पैसा, फिर वो आएगा पैसा मांगने के लिए। मान लो बैंक के पास 1 लाख रुपए है, तो बैंक कुछ अमाउंट अपने पास रख करके वो लोन में घुमाता है। बैंक 1 लाख रुपए अपने पास हमेशा नहीं रखता। 1 लाख रुपए रखेगा तो फिर वो जो डिपॉजिटर है उसको इंटरेस्ट कहाँ से देगा? जो डिपॉजिटर को इंटरेस्ट प्रॉमिस किया जाता है कि आपको हम 5% 6% देंगे, तो वो कहाँ से देगा अगर 1 लाख रुपए अपने पास रखेगा? तो वो क्या करता है बैंक, उस 1 लाख रुपए में से मान लो आपका 4 साढ़े 4% का होता है, जिन लमसम रखना होता है बैंक को। ठीक है, उतना रख लिया, मतलब 4-5 हजार रुपये अपने पास रखा। बैंक ये विश से चलता है कि हाँ, अगर किसी ने 1 लाख रुपए जमा किया है तो एक बार वो 4 साढ़े 4 लाख 4 साढ़े 4 हजार रुपए से तुरंत लेने नहीं आएगा। ठीक है। और कब किसी भी टाइम पे उससे सारा पैसा एक साथ वो नहीं उठाने आएगा। 4 साढ़े 4 हजार उसने अपने पास जमा कर लिया। ठीक है, थोड़ा और ज्यादा भी जमा कर लिया कभी कभी, तो 5-6 हजार 7 हजार 10 हजार चलो पकड़ लो, जमा कर लिया अपने पास। ठीक है, बाकी जो 90 हजार रुपए है फिर वो लोन में घुमाएगा। फिर वो लोन में देगा किसी को 11% या 12% इंटरेस्ट रेट पे, जो भी मतलब इंटरेस्ट रेट उस समय बैंक का चल रहा होगा। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट रेट पे जो 11% पे उसने दिया, तो फिर पैसा उसके पास रिटर्न आएगा 11% के हिसाब से। तो उसमें से जो 5% 6% है जिसको जो उसको डिपॉजिटर को देना है उसको दे करके, बाकी जो उसका बनता है, मान लो सपोज उसने 12% में दिया और डिपॉजिटर को 6% देने का वादा किया था, तो बाकी जो 6% हुआ वो फिर बैंक की प्रॉफिट हो जाती है। ठीक है, तो बैंक की कमाई ऐसे होती है। ठीक। तो ऐसे ही करके बैंक कमाता है। तो अगर मान लो बैंक ने अगर अपने सारे पैसे दे दिए, मान लो अगर बैंक के ऊपर कोई प्रोहिबिशन नहीं है कि, तो फिर बैंक क्या करेगा, अपना 1 लाख का 1 लाख पूरा दे देगा। ठीक है, 1 लाख दे दिया, उसके बाद में फिर मान लो किसी ने पैसा जमा किया बैंक के पास, तो फिर जब वापस वो लेने, मान लो उसको जरूरत पड़ गई 10 दिन बाद ही उसको जरूरत पड़ गई, क्योंकि अब बैंक ने 1 लाख मान लो किसी को लोन दिया है, तो लोन तो एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद ही उसको लोन को पूरा करना है। भाई वो कहा कि 1 साल के लोन में है, तो अब वो बैंक तो 1 साल से पहले तो नहीं ना मांगने जाएगा कि भाई मैंने तुम्हें पैसा दिया तुरंत पैसा वापस करो। पर बैंक को तो पैसा देना पड़ेगा कि आपने डिपॉजिट किया है उसमें। ठीक है, तो फिर तो फिर बैंक कहाँ से उस समय पैसा लाएगा? तो वो फिर इसलिए ये लिक्विडिटी रिस्क हमेशा रहता है। ठीक है, इसीलिए हाई सीडी रेशियो रिस्की होता है। इसीलिए आरबीआई कहता है कि भाई सारे पैसे आप लोन में मत घुमाओ, कुछ पैसा अपने पास रखो ताकि आपके पास डिपॉजिटर आए। और बैंक के पास लाख ही रुपए नहीं, बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, तो 1 लाख रुपए का तो मैंने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है। तो आप क्या इसलिए एक अमाउंट, मिनिमम अमाउंट अपने पास रखो। ठीक है, लिक्विड अमाउंट, लिक्विड पैसा, जिससे आपके पास कोई पैसा लेने आए तो वो ऑब्लिगेशन आप उस फुलफिल कर सको, आप उसको पैसा दे सको। ठीक है, उस समय आप हाथ न खड़े कर दो। ठीक है, तो ये अगर हाई सीडी रेशियो रहेगा बैंक का, तो फिर ये हो सकता है कि भाई बैंक वो टाइमली जो ऑब्लिगेशंस होता है वो मीट ना कर पाए। इससे फिर बैंक्स के ऊपर फिर ट्रस्ट भी कम होगा, बैंक्स के ऊपर ट्रस्ट कम होगा तो इकोनॉमी भी क्रम्बल होगी, वीक होगी। ठीक है, तो ये रीजंस होता है। फिर क्रेडिट रिस्क हुआ, क्रेडिट रिस्क तीसरा इम्पैक्ट होगा। बोरोवर्स अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस पर भी चूक कर सकते हैं उससे। ठीक है, क्योंकि मान लो ज्यादा अगर बैंक ने पैसा घुमाया है, कोई बोरोवर ले लिया, डिफॉल्ट कर गया, तो फिर तो बैंक का नुकसान हो गया। ठीक है, और बैंक का नुकसान हुआ, फिर आरबीआई का भी नुकसान हुआ, वो पैसा मार्केट में चला गया विदाउट गिविंग एनीथिंग। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट्स होते हैं हाई सीटी रेशियो के। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। काफी थोड़ा डिटेल में बता दिया है लेकिन उतना जरूरत है नहीं, लेकिन चलो ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स मार्च 2023 के 60 पॉइंट का जो है वो 60.1 से बढ़ करके मार्च 2024 में 64.2 हो गया है। और ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में ग्रोथ को दिखाता है। ठीक है, क्योंकि मतलब ज्यादातर ज्यादा लोग और फाइनेंशियल इंक्लूजन में आ गए हैं। ठीक है, बैंकिंग के उसमें एरिया में आ चुके हैं। ठीक है, फॉर्मल इकोनॉमी में घुस गए हैं, तो ये अच्छी चीज है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स ये जो है एक इंडेक्स होता है, मतलब जो बैंकिंग को, फिर आपके इन्वेस्टमेंट निवेश को, बीमा को, पोस्ट के साथ साथ पेंशन के क्षेत्र को, के डिटेल्स को भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्या क्या चीज होता है इस इंडेक्स में।
बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल एज वेल एज पेंशन सेक्टर। ठीक है। और ये जो है ये देश भर में इकोनॉमिक समावेशन यानी कि इंक्लूजन का विस्तार को दिखाता है। ठीक है। और इसका जो वैल्यूज होती हैं वो 0 से 100 तक होती हैं, जहाँ पे 0 का मतलब होता है कंप्लीट एक्सक्लूजन, यानी बंदा कंप्लीटली फाइनेंशियल उसमें है ही नहीं। ठीक है, फॉर्मल इकोनॉमी में है ही नहीं। और 100 जो है कंप्लीट फुल इंक्लूजन की बात करता है, कि मतलब सारे लोग कंप्लीटली इंक्लूडेड है फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब सरकार के फॉर्मल फॉर्मल इकोनॉमी में। ठीक है। तो इसमें 3 ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं। एसएस यानी कि पहुंच, जिसको जिसका 35% है। यूसेज यानी कि उपयोग, ये 45% का होता है। और गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी, ये 20%। ठीक है। और ये रिपोर्ट जो है हर साल जुलाई में पब्लिश की जाती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। ठीक है। फिर रिजर्व बैंक की नेक्स्ट टॉपिक है रिजर्व बैंक की इंटीग्रेटेड ओम्बड्समेंट स्कीम। ठीक है। तो आरबीआई ने ओम्बड्समेंट स्कीम 2022-23 की एनुअल रिपोर्ट जारी की है, जो रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समेंट स्कीम 2021 के अंतर्गत पहली स्टैंडर्ड लोन रिपोर्ट है। ठीक है। अब इसको मैं रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समेंट स्कीम को आरबीआईओएस कहूंगा। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म ध्यान पे रखना आप। तो आरबीआईओएस जो है 2021 को 2000 आरबीआई के अल्टरनेटिव ग्रीवियंस रिड्रेसल फ्रेमवर्क का हिस्से के रूप में 2021 में इसको शुरू किया गया था। और इसका ऑब्जेक्टिव था कि आरबीआई जो है जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से रिलेटेड कस्टमर की शिकायतों का समाधान हो। ठीक है। तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई एक्ट 1934 और पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स एक्ट 2007 के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है, आरबीआईओएस को। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर की शिकायतों का फ्री ऑफ कॉस्ट रिजोल्यूशन प्रोवाइड करना। और ये जो योजना है जिन रेगुलेटेड एंटिटीज को कवर करती है वो है, मतलब सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है और नॉन शेड्यूल्ड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, जिनके पास 50 करोड़ या उससे अधिक की जमा है, मतलब जमा होता है उनके पास, डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है। फिर दूसरे जो इंक्लूडेड एंटिटीज वो है सभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज वगैरह कुछ, सॉरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को छोड़ करके जो डिपॉजिट्स लेती हैं, जो भी नॉन एनबीएफसी डिपॉजिट लेती हैं या उनका कस्टमर इंटरफेस रखने के लिए वो परमिटेड होती हैं, जिनके पास 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। ठीक है, वो भी इंक्लूडेड है इसमें। और उसके बाद में फिर जो तीसरी एंटिटीज है वो सभी पेमेंट्स सिस्टम पार्टिसिपेशन और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, सीआईसी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर अपॉइंटमेंट ऑफ ओम्बड्समैन देख लेते हैं। आरबीआईओएस में अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो आरबीआई अपने एक या अधिक ऑफिशियल्स को ओम्बड्समैन और डेप्यूटी ओम्बड्समैन के रूप में एक बार में 3 साल से अधिक अवधि के लिए अपॉइंट नहीं कर सकता है। ठीक है। और जो शिकायतों का रिजोल्यूशन है वो प्रेजेंटली 24 आरबीआई ओम्बड्समैन ऑफिस में और सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, ओमनीबस फ्रेमवर्क फॉर रिकॉग्नाइज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, एसआरओ फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज। ठीक है। ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेगुलेटरी एंटिटीज के लिए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस को मान्यता दे दिया है। ठीक है। इसके लिए ओमनीबस फ्रेमवर्क को मान्यता देने के लिए ओमनीबस फ्रेमवर्क को फाइनलाइज किया है। सॉरी, एसआरओ के ऑब्जेक्टिव में जो कंप्लायंस कल्चर को बढ़ा, इसमें इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव ये है इसका कि एसआरओ जो है वो कंप्लायंस कल्चर को बढ़ावा देने का के लिए, मतलब एसआरओ उनको प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, छोटे संस्थानों को हेल्प करेगा, फिर सदस्यों की सामूहिक आवाज के रूप में भी सामूहिक आवाज मतलब कलेक्टिव वॉइस देने की भी कोशिश करेगा। ठीक है, सेक्टोरियल जानकारी एकत्रित करेगा करेगा भी, और आरएनडी को भी प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, मतलब उनको और ज्यादा आरएनडी के लिए, एक सेकंड, हाँ, एनकरेज करेगा। ठीक है। फिर इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो एक एसआरओ जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत जो है रजिस्टर्ड किया था, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में इसको स्टैब्लिश किया जाना चाहिए। ठीक है, एसआरओ। और इसके पास जो है पर्याप्त नेटवर्थ होनी चाहिए, सफिशिएंटली डाइवर्सिफाइड शेयर होल्डिंग भी होनी चाहिए। और ये सेक्टर जो है, और ये किसी सेक्टर का प्रतिनिधित्व भी करता हो, ये भी होना चाहिए इसके लिए जरूरी। ठीक है। फिर एसआरओ के पास जो है सदस्यता समझौतों से से जो प्राप्त पर्याप्त अधिकार होने चाहिए, साथ ही मजबूत गवर्नेंस मैकेनिज्म भी होना चाहिए। और इसे क्षेत्र की निगरानी के लिए जो जितने भी विधि और जितने भी रूल्स होते हैं, बायलॉज होते हैं, ठीक है, उसको बेहतर बनाने के लिए, फिर
उसको और डेवलप करना आना चाहिए इसको, ठीक है। आरबीआई मतलब जितने भी रूल्स रेगुलेशन वगैरह सब बना करके दे रहा है तो उसके बराबर से ही कॉम्प्लायंस करा सके, ठीक। उसके बाद में फिर गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या होगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एओए बायलॉज में गवर्निंग बॉडी के कार्य करने के तरीके या प्रावधान होने चाहिए और एसआरओ के कार्यों को निर्दिष्ट करना आना चाहिए। निर्दिष्ट मतलब एक स्पेसिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। और एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ द मेंबर्स इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंक्लूडिंग चेयरमैन जो होने चाहिए वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। किसी के दबाव में नहीं काम करने चाहिए, वो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होने चाहिए गवर्नेंस फ्रेमवर्क में, ठीक है। और कंप्लायंस विद रेलिवेंट एक्ट्स, जैसे आरबीआई के जो भी रेलिवेंट एक्ट्स होंगे, उनके जो भी रेगुलेशंस होंगे, गाइडलाइंस होंगे, डायरेक्शंस होंगे या सर्कुलर्स होंगे जो भी आरबीआई द्वारा इशू किए जा रहे हों, उनका कंप्लायंस करा सकें वो, ठीक है। ये भी होना चाहिए उनके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आरबीआई से रिलेटेड चीजें खत्म होती हैं। फिर आता है यूनिवर्सल बैंक, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इतना पढ़ो, ठीक। जल्दी ही मिलते हैं बाकी की चीजों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।